हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लास्ट मोमेंट क्लासेस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट। तो पहला फीचर क्या है? सिंपल, यानी कि आसान। जावा इज़ इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो भी स्टेटमेंट है, ये जो भी फीचर है सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं है जावा जो भी ये बता रहा है हकीकत में। तो अगर आपको जावा समझ लिया तब आपको बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने जो भी प्रोग्राम होता है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, सिंटैक्स अच्छे से समझ लेंगे, तब आपको ये बहुत आसान होता है। तब बिना समझे ये काफ़ी उतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, जावा इज़ इजी टू लर्न एंड इट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, जावा हमारे लिए बहुत आसान है। इसका सिंटैक्स से जो भी हमने लिखते हैं वो भी काफ़ी आसान होता है। द कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ C++ आर इधर लेफ्ट इन जावा और दे हैव बीन री इम्प्लीमेंटेड इन ईजी वे। यानी कि जो भी हमारा C++ कॉन्सेप्ट्स होता है, या तो हम उसे ऑलरेडी छोड़ चुके हैं C++ के अंदर ही। जो कि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं C++ के अंदर, वो हम ऑलरेडी C++ के अंदर ही छोड़ चुके हैं, या फिर हम उसको री इम्प्लीमेंट करके जावा के अंदर लाए हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि जावा C++ फीचर से ही बना है, तो इसीलिए जावा कंप्लीट या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में कही थी। तो C++ की जो भी डिफ़िकल्ट फीचर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जावा के अंदर नहीं है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है C++ के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट मुश्किल टास्क होते हैं, जो कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो C++ के अंदर, वो हम जावा में लेके ही नहीं आए हैं, उसे C++ के अंदर ही छोड़ चुके हैं। हालांकि ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना कि ये बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं कर पाते, जो कि मुश्किल होता है। इसीलिए हम C++ के अंदर ही उसे छोड़ चुके हैं। कुछ ऐसे एक टॉपिक ऐसा भी है जो कि हम आगे देखेंगे, वो री इम्प्लीमेंटेड करके जावा के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर हमें इसको इसी फॉर्म में कहूँ तो एक डायग्राम में फॉर्म में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तब आपको ये इसी फॉर्म में एक्सप्लेन हो जाएगा। ये डायग्राम जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ये नहीं कि आपको एग्जाम में लिखना है। तो समझ लीजिए आपने एक पूरा यूनिवर्स एक एंटिटी है जो कि आपने एक क्लास बनाया, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक मिल्की वे बनाया, जो कि एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। उनमें से एक गैलेक्सी पकड़ के उसको आपने एक ऑब्जेक्ट कहला दिया। ठीक है, तो ये यूनिवर्स अभी एक क्लास है, तो ये मिल्की वे गैलेक्सी एक ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात? अभी आपने क्या किया, एक मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसको एक बहुत बड़ा एंटिटी बना लिया, और वो बन जाता है अभी क्लास। और उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, और उनमें से एक प्लैनेट लिया, यानी कि अर्थ। और अर्थ क्या है, अभी एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि रिप्रेजेंट करता है मिल्की वे गैलेक्सी को। उसी तरह आपने एक अर्थ को बहुत बड़े एंटिटी बना लिया, यानी कि क्लास बना दिया। तब उसको अर्थ के अंदर एक देश को लिया जिसका नाम है इंडिया, यानी कि एक कंट्री को लिया जिसका नाम है इंडिया। उसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है इंडिया। सो इसी तरह एक अर्थ क्या बन गया, अभी एक क्लास बन गया। इंडिया क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो इंडिया अगर आपने फिर से एक बहुत बड़ा एंटिटी लिया, यानी कि क्लास बना दिया। इंडिया के अंदर क्या आता है, दिल्ली आता है अंदर। सो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उनमें से एक लिया। ठीक है, एक लिया उसको जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली को आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सो दिल्ली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इंडिया क्या है, एक क्लास है। इसी तरह से आप समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ा एंटिटी है जो कि एक क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें से बहुत सारे ये होते हैं, उनमें से एक लिया जो कि रिप्रेजेंट करता है उस बड़े से एंटिटी को, और वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जो कि बहुत बड़ा एंटिटी है वो कहलाता है क्लास। इन जावा एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, मैंने अभी बताया कि सब कुछ ऑब्जेक्ट एंड क्लास के फॉर्म में ही है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही है। जावा कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि आपने जावा के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बना दिया, अगर आपने उसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं।
फॉलोइंग आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओप्स, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ऑब्जेक्ट और क्लास, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स है जो कि हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में वन बाय वन डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी आपको समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के वीडियोस के अंदर वन बाय वन डिटेल में आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। रोबस्ट, Java makes an effort to eliminate error-prone codes by emphasizing mainly to compile time error checking and runtime checking. But the main areas which Java improved were memory management and mishandled exceptions by introducing automatic garbage collector and exception handling. यानी कि जब हम आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो जब भी हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस रहते हैं। तब हमारे जावा के पास एक यूनिक फीचर है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, उस स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स एरर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। वो उन स्टेटमेंट्स को ये एक्सेप्शन हैंडलर वो हैंडल करता है, बाकी के जो स्टेटमेंट्स है जो आउटपुट आता है उसको दिखाता है आउटपुट के सेक्शन में, ठीक है। और जब हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग एक अलग एंड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे आने वाले देखेंगे। सो रोबस्ट में दो चीज़ें होते हैं जो हमें मेन सीखनी चाहिए, जो कि एक गार्बेज कलेक्टर है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ लीजिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स में अगर कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट्स से कुछ स्टेटमेंट्स एरर आता है उसके स्टेटमेंट्स के अंदर, तो प्रोग्राम कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। सडनली बहुत सारे एरर्स आते हैं, रन टाइम आते हैं या फिर कंपाइल टाइम आते हैं, तो प्रोग्राम कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। Unlike other programming languages such as C, C++, etc., which are compiled into platform-independent programming languages, means you can write program on any machine and it can run on any machine. हाँ, हमें पता है कि C और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और जो कि हम एक डिवाइस में अगर हमने लिख दें तो दूसरे डिवाइस में रन नहीं कर पाएंगे, जो कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जो हमने एक मशीन में लिखा जो कि उसे हम दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र या फिर रन कर पाते हैं। ऐसा क्यों, वो इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। ऑन कंपाइलेशन जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। This bytecode is platform independent and can run on any machine. Plus, this bytecode format also provides security. Any machine with Java runtime environment can run Java programs. यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तब हमें मिलता है बाइट कोड, ठीक है। और बाइट कोड को जेडीके की ज़रूरत है, ठीक है। अगर जेडीके अगर फुल फॉर्म में कहूँ जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। जावा प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तब हमें मिलता है बाइट कोड, और बाइट कोड को जेडीके की ज़रूरत है। और जेडीके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाए, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाए या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाए या फिर लिनक्स में मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे जेडीके की ज़रूरत होती है। और वो जेडीके किसी भी डिवाइस के अंदर में हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो प्रोग्राम जो कि जावा का है वो रन कर जाता है, ठीक है। इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है। जब हम जावा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब हमें बाइट कोड मिलता है, उस बाइट कोड को जेडीके की ज़रूरत है, और वो जेडीके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाए तब जावा प्रोग्राम क्या करते हैं, रन कर जाता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट फीचर कहलाता है जावा के अंदर। When it comes to security, Java is always the first choice with Java secure features. It enables us to develop virus-free, tamper-free systems. Java program always run in Java runtime environment.
with almost null interaction with system operating system, hence it is more secure। यानी कि इसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जावा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले फ्यूचर में। जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब हमें बाइट कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं अगर उसके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जेडीके हो तो, ठीक है। तो ये बाइट कोड जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चूँकि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, चूँकि वायरस फ्री होता है, इसीलिए डेवलपर्स का पहला चॉइस होता है जावा प्रोग्राम। इसलिए जावा प्रोग्राम ज़्यादातर डेवलपर्स लिखते हैं ताकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो आपने नाम तो सुना ही होगा, मल्टीटास्किंग। सेम चीज़ यही है प्रोग्रामिंग में, और उसी को नाम चेंज है बस मल्टी थ्रेडिंग। देख लेते हैं ये क्या है। जावा मल्टी थ्रेडिंग फीचर मेक्स इट पॉसिबल टू राइट अ प्रोग्राम दैट कैन डू मेनी टास्क simultaneously at the same time. Benefit of multi-threading is that it utilizes same memory and other resources to execute multiple threads at the same time. Okay. C और C++ क्या होता है, वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रोग्राम एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जावा के अंदर ऐसा नहीं होता। जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टी थ्रेडिंग होता है, यानी कि एक प्रोग्राम मल्टी टास्क होते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम टास्क 1 भी एग्जीक्यूट परफॉर्म कर रहा होता है, टास्क 2 भी परफॉर्म कर रहा होता है, टास्क 3 भी परफॉर्म कर रहा होता है, टास्क 4 भी परफॉर्म कर रहा होता है, वो भी साइमल्टेनियसली एक ही बार में, और इसी को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। और ये चीज़ C++ और C के अंदर नहीं होता है, जो कि वो कि सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एक प्रोग्राम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी एक ही टाइम पे, ठीक है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल कंपाइलर जनरेट बाइट कोड्स, ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। जब हम जावा प्रोग्राम को जनरेट करते हैं, यानी कि कंपाइल करते हैं, तब हमें बाइट कोड मिलता है विच हैव नथिंग टू डू विद अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हेंस अ जावा प्रोग्राम इज इजी टू इंटरप्ट ऑन एनी मशीन। यानी कि यही सेम चीज़ वो है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। यानी कि जावा प्रोग्राम जब हम कंपाइल करते हैं तब हमें मिलता है बाइट कोड, ठीक है। और जब भी हम जावा को सेव करते हैं, यानी कि जावा प्रोग्राम हमने लिख दिया, उसको कुछ ना कुछ नाम होता है, उस नाम के बाद .जावा लिखते हैं। जब हमने कंपाइल करने के बाद एक ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट होता है जिसका नाम है .क्लास, और इस .क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो सिर्फ कंपाइलर ही जानता है, ठीक है। इसी को कहते हैं आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। लास्ट आता है पोर्टेबल। जावा बाइट कोड कैन बी कैरीड टू एनी प्लेटफॉर्म, नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टोरेज प्रीडिफाइंड, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जावा बाइट किसी भी डिवाइस के अंदर जा सकता है अगर उसको जेडीके मिल जाए, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये पोर्टेबल है, ठीक है। यही था इस वीडियो के अंदर। ये हो गए 8 फीचर्स टोटली, जो कि मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ जावा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अंडरस्टैंड आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आपको कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला है, आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।